नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं खबरों का। तो भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का पीएम मोदी ने शुभारंभ किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रिपल टी यानी टेक्सटाइल, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी, इन 3 नए सेक्टर की भूमिका पर ज्यादा जोर दिया। पीएम ने कहा कि टेक्सटाइल, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों को खोला जा रहा है। इसमें उन्होंने अपार संभावनाएं जताई हैं। उन्होंने कहा कि एमपी देश की कॉटन कैपिटल है, यहां से 30% कॉटन सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने बजट में 12 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री किया है। उन्होंने लोकल सप्लाई चेन के निर्माण में बदल दिया है। तो आपको बताते चले, पीएम मोदी ने दिया ट्रिपल टी का, टूरिज्म, टेक्सटाइल और टेक्नोलॉजी का केस में, और साथ ही उन्होंने इसके अलावा उन्होंने बजट में 12 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री किया है। उन्होंने लोकल सप्लाई चेन के निर्माण को भी बदल दिया गया है। जीआईएस का पीएम मोदी ने किया और निवेशकों को दिया ट्रिपल टी का मंत्र। आपको बताते चले कि टूरिज्म और टेक में बताई संभावनाएं, टूरिज्म और टेक में संभावनाएं बताई पीएम मोदी ने। और जीआईएस का पीएम मोदी ने किया शुभारंभ, जहां उन्होंने ट्रिपल टी का मंत्र दिया। निवेशकों को उन्होंने ये ट्रिपल टी का मंत्र दिया। टूरिज्म और टेक में उन्होंने संभावनाएं बताई। तो आपको बताते चले, बजट में 12 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री किया है उन्होंने, और लोकल सप्लाई की चेन का निर्माण को भी बदल दिया गया है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल मिश्रा जुड़ गए हैं। तो सर, भोपाल में नया इतिहास पीएम ने कहा, इससे हम क्या समझे? बिल्कुल, जिस रंग से एक भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ चला है और उसमें एमपी, मध्य प्रदेश भी अपना एक अहम रोल निभा रहा है, और उसके तहत उसने इन्वेस्टर समिट जो की, इसकी तैयारी बहुत दिनों से चल रही थी, क्योंकि एमपी एरिया वाइज भी बहुत बड़ा है और देश का एक प्रमुख भाग है। वहां पर बहुत सी चीजों के संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो उन चीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, मिलकर एक योजना बनाया गया है, जिसके तहत इन्वेस्टर्स को वहां बुलाकर और इन्वेस्टर्स को अपने मध्य प्रदेश में, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कारखाना हो या किसी प्रकार का बिजनेस हो, उसकी संभावनाएं जो दिख रही हैं उसको पूरा प्रेजेंट करना, उनको दिखाना, और यहाँ तक बड़े साफ शब्दों में कि आपको सहूलियत के लिए आपके कार्य करने में जो भी अड़चनें, दिक्कतें आएंगी, उनको सरकार दूर करेगी। आप हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, जिससे हम आपका भी काम हो और हमारे यहाँ की भी प्रगति हो। और इसके तहत प्रधानमंत्री जी ने आज जब उद्घाटन किया, मोदी जी ने, तो उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा कि हम रिजल्ट दे के दिखाते हैं। तो ये एक बात जो उन्होंने कही, और एक 12 लाख करोड़ का जो बजट एक अनुमान किया गया है, इतने की एक निवेश की कार्य रूपरेखा बनाई गई है, उसके तहत पूरे एमपी का कहीं न कहीं एक पूरी रूपरेखा ही बदल जाएगी, जिसमें एक बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और पलायन सबसे बड़ी समस्या है, और प्रदेश की प्रगति जिसको कहते हैं, उसका एक देश की प्रगति में अहम रोल प्ले करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार के सहयोग से इस तरह का एक समिट किया है। उस समिट में आज काफी कुछ सफलताएं भी देखने को मिल रही हैं और एक अच्छी उम्मीद जग रही है। जी सर। तो जीआईएस से कितने निवेश की संभावनाएं और ग्लोबली इस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो निश्चित रूप से जीआईएस कराया इसीलिए जाता है क्योंकि अगर आपको याद हो, सबसे पहले गुजरात में शुरू किया था मोदी जी, तब वहाँ के मुख्यमंत्री थे, और जिस ढंग से गुजरात ने प्रगति किया, जिस ढंग से सभी इन्वेस्टर्स को, जो बड़े बिजनेसमैन होते हो, देश को हो, विदेश को हो, उनके अपने यहाँ बुलाकर उनको अपनी जो योजनाएं होती, प्लानिंग होती, उसको बताना, अपनी कार्य रूपरेखा बताना, उनको बिजनेस करने में किस तरह की दिक्कतें आती हैं उसको समझना, प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उससे किस तरह की सहायता चाहिए उसको समझना, इन सब चीजों को मिल बैठकर जब आपस में बातचीत की जाती है तो एक नया रास्ता निकलता है। उसी रास्ते को तलाशने के लिए एक नया एक विधा आप कहने पर तैयार किया गया, जिसे इन्वेस्टर समिट कहते हैं, और वो इन्वेस्टर समिट का रिजल्ट गुजरात में देखने को मिला, जो कहीं न कहीं आज की डेट में देश में सबसे ज्यादा प्रगति के राह पर दिखता है। ठीक उसके बाद अगर आप कुछ समय पहले देखें तो यूपी ने भी इस तरह के
समिट किए और उसका रिजल्ट वहां देखने को मिला। अब एमपी भी उस लेवल पर आ रहा है और इसमें लाखों करोड़ का, क्योंकि सारे बड़े बिजनेसमैन आते हैं और सभी के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं। प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने से लेके जितनी मूलभूत संरचनाएं होती हैं, जरूरतें होती हैं, उनको किस तरह पूरा किया जाएगा और जो इन्वेस्टर्स है उनका विश्वास जीतने के लिए उनको अपने सामने टेबल बिठाकर उनसे जो बातचीत होती है और उनका विश्वास जगाया जाता है, उस पर ये इन्वेस्टर समिट पूरा डिपेंड करता है। उस इन्वेस्टर समिट के तहत लाखों करोड़ों की संभावनाएं होती है और उम्मीद है कि इस इन्वेस्टर समिट में जिस ढंग की तैयारी की गई है, जिस ढंग का कार्य रूप रेखा तैयार किया गया, उसके तहत निश्चित रूप से एमपी को काफी बड़ा फायदा होने की एक उम्मीद दिख रही है। जी जी सर, पीएम मोदी आजकल टेक को बहुत बढ़ावा देते नजर आ रहे हैं, इससे हम क्या समझे? माफ कीजिएगा, प्रश्न दोबारा दोहराइए। सर, आजकल प्रधानमंत्री टेक पे, पहले एआई पे बात करें, अब उन्होंने ट्रिपल टी का मंत्र दिया है इस जीआईएस समिट में, इससे हम क्या समझे? देखिए, प्रधानमंत्री जी हमेशा बहुत दूर तक सोचते हैं और उनकी जो प्लानिंग होती है, उनके मन में जो कार्यक्रम होते हैं, जो या जो सोच होती है, उसको वो अगर कहा जाए ना, जो लोग कल सोचते हैं उसको आज ही सोच लेते हैं। इस तरह हर पल वो जिस ढंग से नई नई योजनाएं, नई नई चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं और नए प्लान वो अपने हर जहां भी उनको बोलना होता है, जहां पर उनको जिस ढंग की बातें करनी होती है, वहां वो प्रकट करते हैं। आज एमपी में भी उन्होंने ट्रिपल टी का उदाहरण दिया, तो एक पूरा समायोजन के तहत कि कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कैसे एक दूसरे से लिंक है और कैसे एक दूसरे के साथ ये आगे बढ़ सकते हैं, तो उनको पूरा देखते हुए, क्योंकि भारत ही नहीं पूरा विश्व प्रगति पे है, टेक्नोलॉजी के बेस पर अब प्रगति संभव है और टेक्नोलॉजी से ही हर फील्ड में एक नई प्रगति देखने को मिल रही है। इसीलिए वो इन सब चीजों को कंप्लीट करते हुए ट्रिपल टी का एक नारा देते हुए और उस पर काम करने के लिए उन्होंने कहीं कहीं प्रेरित किया है और उस पर आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक रूपरेखा भी बताने का प्रयास किया है, जिसको अब एमपी गवर्नमेंट कहीं कहीं पूरा करने का प्रयास करेगी। जी, इस खबर पर आपकी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो वहीं यशस्वी प्रधानमंत्री की उपस्थिति में भोपाल एक नई वैश्विक पहचान बना। विकसित भारत की इस कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस दौरान समिट में कुछ देरी से पहुंचे पीएम ने क्षमा मांगी। उन्होंने बताया कि उन्हें देरी क्यों हुई। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की यात्रा में आज का ये कार्यक्रम बहुत अहम है। इस भव्य आयोजन के लिए उन्होंने सीएम मोहन यादव और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। और मैं मोहन जी को बधाई देता हूं, उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष के रूप में मनाना तय किया है। साथियों, बीते दशक में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बूम देखा है। मैं कह सकता हूं इसका बहुत बड़ा फायदा एमपी को मिला है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो देश के दो बड़े शहरों को जोड़ रहा है, उसका बड़ा हिस्सा एमपी से ही होकर गुजरता है। यानी एक तरफ एमपी को मुंबई के पोर्ट्स के लिए तेज कनेक्टिविटी मिल रहे हैं, दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया के मार्केट्स को भी ये कनेक्ट कर रहा है। आज मध्य प्रदेश में 5 लाख किलोमीटर से अधिक का रोड नेटवर्क है। एमपी के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मॉडर्न एक्सप्रेसवे से जुड़ रहे हैं। यानी एमपी में लॉजिस्टिक्स से जुड़े सेक्टर की तेज ग्रोथ तय है। सबसे पहले तो मुझे यहां आने में विलंब हुआ, इसके लिए आप सबकी क्षमा चाहता हूं। विलंब इसलिए हुआ क्योंकि कल जब मैं यहां पहुंचा तो एक बात ध्यान में आई
कि आज 10वीं और 12वीं के छात्रों की एग्जाम है और उसका समय और मेरा राजभवन से निकलने का समय क्लैश हो रहा था और उसके कारण संभावना थी कि सिक्योरिटी के कारण अगर रास्ते बंद हो जाए तो बच्चों को एग्जाम देने के लिए जाने में कठिनाई हो जाए और ये कठिनाई न हो, बच्चे सब एक बार अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए, उसके बाद ही मैं राजभवन से निकलूं, ऐसा मैंने सोचा। उसके कारण मैंने निकलने में ही 15-20 मिनट लेट कर दिया और उसके कारण आप लोगों को जो असुविधा हुई इसके। तो वहीं भोपाल में आज 24 फरवरी को 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आगाज हुआ है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस आयोजन के माध्यम से भोपाल को एक नई पहचान मिलने वाली है। साथ ही कहा कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में भोपाल में नया इतिहास रचा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले जब भोपाल को गूगल पर सर्च किया जाता था तो भोपाल गैस त्रासदी की वजह से अतीत की एक काली छाया सामने आती थी, जिससे दुख होता था। लेकिन अब भोपाल एक नई ग्लोबल पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। तो वहीं भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 1-2-1 चर्चा में सीएम मोहन यादव ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में निवेश पर बात हुई। मध्य प्रदेश की ओर अपार संभावनाओं, मजबूत बुनियादी ढांचे और उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों पर विचार विमर्श किया गया। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा, हम सभी के लिए ये पल गर्व का क्षण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आज भोपाल दुनिया भर में नई वैश्विक पहचान बनाने जा रहा है। यह क्षण भोपाल के लिए हमेशा यादगार रहेगा। सीएम यादव ने समिट में शामिल हुए दुनिया भर के दर्जनों देशों में से आए प्रतिनिधियों और निवेशकों से आगे क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जब हो रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट तो इसकी थीम ही अपने आप में उत्साहवर्धक है। अनंत संभावनाएं जो मध्य प्रदेश में उद्योग और निवेश की असीम संभावनाओं को दर्शाती है। अनंत संभावनाएं केवल एक विचार नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में अवसरों की व्यापकता को दर्शाने वाला दृष्टिकोण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास का मंत्र दिया है, जिसमें संदेश समाहित है। जब संभावनाओं के अनंत आकाश में हम सब मिलकर आशाओं की ज्योत जलाते हैं तो एक नहीं बल्कि सभी के आंगन रोशन होते हैं और यही हमारी सनातन संस्कृति की गौरवशाली विरासत भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प भारतवासियों ने लिया है। हमारा लक्ष्य देश को $35 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। ऐसे में विकसित भारत के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकसित मध्य प्रदेश समस्त प्रदेशवासियों के साथ। एक तरफ जहां सभी लोग चैंपियंस ट्रॉफी के भारत पाकिस्तान मैच का लुत्फ उठा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मैच पर ऑनलाइन सेशन सट्टा चल रहा है। सिटी कोतवाली पुलिस ने भारत पाकिस्तान मैच के दौरान चल रहे सेशन सट्टा खेला रहे सट्टेबाजियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की और पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से 2 स्थानों पर छापा मारा। कार्यवाही के दौरान आरोपियों सहित ट्रांजैक्शंस के लिए उपयोग किए जाने वाले कई मोबाइल भी जब्त किए। इनमें से कुछ मोबाइलों से लाखों का सेशन के लिए ट्रांजैक्शंस होने की बात उजागर हुई है। मैं मनीष कुमार शर्मा, टीआई कोतवाली अशोकनगर हूँ।
हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक श्री विनीत कुमार जैन साहब द्वारा जीरो टॉलरेंस की पद्धति अपनाई जा रही है, जिसमें जुआ, सट्टा, अवैध शराब और ड्रग्स के विरुद्ध एक बड़ा मुहिम छेड़ी गई है। और इस जीरो टॉलरेंस में अभी विगत 2-3 दिन पहले ही मुंगावली में पर्ची के सट्टा पर बड़ी कार्रवाई हुई थी और श्रीमान के द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किए जाने पर हम लोगों ने पूरी मेहनत से, हमारी टीम ने, हमारे एडिशनल एसपी साहब श्री गजेंद्र कंवर साहब और विवेक शर्मा श्री एसडीपी अशोकनगर मार्गदर्शन में हम लोगों ने एक बृहद रूप से एक बड़ी टीम तैयार की और ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों पर निगाह रखना शुरू किया। ऑनलाइन सट्टा के 4 लेवल हैं। एक है सुपर एजेंट और एक होता है मास्टर एजेंट और एक होता है टाउन एजेंट। हमारे यहाँ जो लोग सक्रिय हैं वो अधिकतर टाउन एजेंट सक्रिय हैं, तो हमने टाउन एजेंट्स पे निगाह रखी जो ऑनलाइन क्लाइंटेल बनाते हैं, क्लाइंट्स को आईडी जनरेट करते हैं। हमारी नज़र में 3-4 लोग आए तो हमने 2 टीमों के माध्यम से, कल चूँकि भारत पाकिस्तान का मैच और बड़ा उचित समय था, तो हमारी 2 टीमों ने 2 जगह एक साथ छापेमारी की, जिसमें हेरियन के टपरा पर हमको सौरभ प्रजापति और मनीष साहू के बारे में खबर मिली थी कि ये तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बीजेपी नेता और राजनीतिक दलों के नजदीकी गौरव पटेल पर आरोप है कि उन्होंने बीती रात संत कबर राम कॉलोनी की एक दीवार को गिरा दिया। गौरव पटेल ने इससे पहले कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति को फोन कर दीवार पर लगे बोर्ड को हटाने का निर्देश दिया, क्योंकि वह दीवार तोड़ी जानी थी। कुछ समय बाद गौरव पटेल अज्ञात लोगों के साथ मौके पर पहुंचे और दीवार को गिराकर वहां से चले गए। इस घटना से स्थानीय लोग आक्रोशित हैं और उन्होंने इसकी शिकायत करने का निर्णय लिया है। लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये हम तो मतलब यहाँ पे बैठे थे, तब तो कुछ नहीं था। 8 बजे करीब, 8 बजे के बाद हमें बाद में पता चला कि भाई किसी ने दीवार गिरा दी और हमें जानकारी नहीं है कौन थे वो लोग। हम अपना काम कर रहे थे अंदर। तो ये दीवार तो तोड़ दी गई है, क्या कहना चाहेंगे? इस दीवार की तो जब दीवार थी तो पशु पक्षी जो आज के समय में जो सांड वांड दूसरे को, जो बच्चों को या बुजुर्गों को भी हानि पहुंचाते थे, तो अगर दीवार हट गई तो उससे भी बहुत हानि होगी। छोटे बच्चे हैं और सोसाइटी में और बहुत से, तो वापस ये दीवार खड़ी हो तभी सुरक्षित हम सोसाइटी वाले अपने आप को मानेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के दतिया जिले में बडौनी तहसील में ग्राम सहदोरा में बिजली कंपनी ने एक बार फिर लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन हथियाने का काम शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जब इस बिजली कंपनी के तहत गरीब मजदूरों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा था, तो वहीं कुछ समय तक शांत रहने के बाद निजी बिजली कंपनी के तहत एक बार फिर गांव के दबंगों की अपनी ओर मिलाकर भोले भाले ग्रामीणों से उनकी जमीन हथियाई जा रही है। परिवार के बड़े बुजुर्गों को पहले फुसलाकर मात्र 3.5 लाख रुपए बीघा में उनकी जमीन कब्जाई जा रही है। यही नहीं, चरनोई की जमीन को भी बिजली कंपनी ने कब्जा शुरू कर दिया है। बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर पहाड़ी को समतल किया जा रहा है। वहीं इस मामले में ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। अब दिन की 20 लाख की गई, उम्मीद 2 बीघा तुमसे 2 लाख के दी हो, 2 लाख के बीघा हो। क्या चाह रही है? अब सबको चाह रहा बिना दे रहा सोना दियो नहीं, वो सबकी 20 लाख में ले ली। अब गरीब आदमी है, इतने गरीब आदमी के हम तो सफाई गरीब आदमी है, बताओ। तो आपने काय बेच दी 3.5 की? काय अब जो गांव के बारे में तो लगे थे हगुआ बीच में खा लाए, या सो नहीं होत। गांव के कौन थे? जे वो तो काना जो कालू संजू राजा। अरविंद रावत है, सेदोरा गांव का हूँ। मतलब मेरे पास 8 बीघा जमीन थी, तो इनने मतलब 2 बीघा 3 बीघा मतलब 7 में से इनने मतलब पिताजी को बेला फुसला के ले ली और किसी को दी है 25 के, किसी को 5 के, किसी को मतलब 3.5 के। हाँ, तो हमारी तो मतलब 5 में ठग ली है, तो हम तो मारे जाएंगे, इस पर क्लेम कर सकते हैं हम तो। 3.5 की खरीदी हमारे दादा को, पहले 3.5 खरीदी, दोबारा 5 की, कोनो 20 की और 25 की। जगदीश सिंह ऐसा ही। क्या हुआ?
कितने बेच दी जमीन? मजबूरी आती है हमारी, खाने के लाना नहीं है तो बिजली तो सस्ती ले 3 लाख की भी गई हमारी 3 बीघा जमीन है जो कुछ नहीं पचा। अब बच्चा ने कैसे पाल सबकी तो 25-30 हमारी तो थोड़ी बहुत कीमत ही रह जाती है, हमें तो भाई में तसल्ली रहती। क्या नाम है आपका? सुषमा रावत। मेरे पिताजी नहीं है, मेरा नाम करिश्मा रावत है और मेरी सबके लिए 3-3 हमारी 3 बीघा में लिए, उनकी सबकी 20 बीघा में ले रहे हैं तो हमारी को कुछ नहीं मिला। इनकी वजह से पढ़ भी नहीं इनकी वजह से पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, सबको धोखा दे के चले गए हो। सबको कह रहे हैं इतना ही है, वो किसी को इतना ही दिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बजट सत्र का आज पहला दिन था। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई। इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस बार भी हम जन कल्याणकारी और समावेशी बजट को लेकर आएंगे। नए बजट प्रावधानों से हम विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाएंगे। विष्णुदेव साय ने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जनता ने हमें चुना है, जनता की उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार अब शहरों में संपूर्ण विकास के लिए काम करने जा रही है। सीएम ने निकाय चुनाव में मिली बड़ी जीत का धन्यवाद जनता को दिया। आज से बजट सत्र शुरू हो रहा है। आज माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से सत्र का शुभारंभ होगा और इस अवसर पर मैं सबसे पहले पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। एक नई उद्योग नीति भी हमारी सरकार ने लॉन्च किया है जो छत्तीसगढ़ के अनुकूल है और इसमें हम लोगों का जोर है कि जो भी पिछले साल जो समावेशी बजट था और उसके माध्यम से मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारी सरकार ने प्रदेश के हर वर्ग को लाभ पहुंचाया है और इस साल भी जो बजट आएगा वो जन कल्याणकारी और समावेशी बजट होगा। हम इस नए बजट में अटल जी के छत्तीसगढ़ निर्माण के संकल्प को पूरा करेंगे। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण की दिशा में सरकार तेजी से कदम उठाएगी और इस सत्र में कई नए विधेयक भी आने वाले हैं और जिस पर पक्ष और विपक्ष के सभी साथियों से सार्थक चर्चा भी होगी। और अभी ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत के बाद नगरीय निकाय के चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारी पार्टी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। मैं समस्त प्रदेश के देवतुल्य मतदाताओं का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब हम प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि उन्होंने जब नगरीय निकाय में भी हम लोगों को आशीर्वाद दिया है तो नगरीय क्षेत्रों में भी सरकार विकास के कामों में गति लाएगी और पिछले अभी खरीफ के सीजन में हम लोगों ने किसानों के खाते में 52,000 रुपया ट्रांसफर किया है। इससे किसानों में एक फिलहाल बुलेटिन